हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा डिस्कशन है न्यू टैक्स रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का क्या स्टेटस है। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का क्या स्टेटस है, क्या आ सकता है लॉस। न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 115 BAC की। 115 BAC जो न्यू टैक्स रिजीम है, क्या वहां हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ सकता है? अगर आ सकता है तो क्या वो विद इन हेड सेट ऑफ हो सकता है, इंटर हेड सेट ऑफ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? ये सारा डिस्कशन हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम में, जो ऑप्शनल अब हो गया है ओल्ड टैक्स रिजीम, उसमें क्या नियम। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में जो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का स्टेटस है, वो लॉ में क्या लिखा है और सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्या लिखा है, आरटीपी में उन्होंने क्वेश्चन के आंसर कैसे किए। तो ज्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यू इसीलिए है क्योंकि हर बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर से पढ़ाई करता है। टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी टीचर का व्यू और इंस्टीट्यूट के व्यू में फर्क आ जाता है। ये तो हमेशा से हुआ है। और फिर स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि टीचर की सुने कि इंस्टीट्यूट की सुने, पास तो इंस्टीट्यूट को करना है। वैसे ज्यादातर तो केस में टीचर यही कहते हैं कि एग्जाम में इंस्टीट्यूट के व्यू लिख के आ जाना भैया, कि इंस्टीट्यूट खास तौर पे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए तो कहते ही। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इंस्टीट्यूट का व्यू क्या है, उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन कैसे लिया है, क्यों लिया है, लेने के पीछे रीजन क्या है। मैं गलत और सही की बात नहीं करूंगा कि वो गलत है कोई और सही है। बात ये होगी कि क्या सोचा उन्होंने इंटरप्रेट करते समय। लॉ में क्या लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने जब उसे इंसर्ट किया था, इसको इंसर्ट 2020 में किया था, फिर उसके बाद चेंजेस आते रहे। तो उन्होंने उस समय क्या बोला था, क्या सोचा था, वो सारा डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो मुद्दा क्लियर है, क्या विषय हम जानना चाहते हैं? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का स्टेटस न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम तो आप जानते हो कि हाउस प्रॉपर्टी के सेल्फ ऑक्यूपाइड से भी लॉस आ सकता है, लेट आउट से भी आ सकता है, विद इन हेड सेट ऑफ हो सकता है, विदाउट एनी लिमिट, इंटर हेड 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यहां पर पहला डिस्कशन है कि क्या न्यू टैक्स रिजीम में लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पॉसिबल है, पॉसिबल है कि नहीं, ये डिस्कशन है। जवाब सुनिएगा। अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कैटेगरी का है, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड कैटेगरी का है तो कोई लॉस नहीं पॉसिबल है। इसका आंसर ऑलवेज जीरो आएगा न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड में लॉस पॉसिबल था 2 लाख तक, यहां लॉस पॉसिबल नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है या लेट आउट वेकेंट का कॉम्बिनेशन है, तो वहां पर आपके लिए लॉस पॉसिबल है। भाई लॉस कैसे पॉसिबल होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में आप म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स लेस करेंगे, एनएवी आएगा, 30% स्टैटर डिडक्शन देंगे। अब जो हाउसिंग लोन का ब्याज है, अगर वो ह्यूज अमाउंट है तो वहां लॉस आ जाएगा। लॉस पॉसिबल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो लॉस इसमें पॉसिबल है। अब लॉस पॉसिबल है न्यू टैक्स रिजीम में, ये डिस्कशन हो गया। अभी तक अगर मैं कहूं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में यहां पर 2 लाख का लॉस पॉसिबल था, और यहां तो अनलिमिटेड लॉस, जितना भी ब्याज है वो पॉसिबल होता है। तो न्यू टैक्स में यहां पर ब्याज का लॉस पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस लॉस का न्यू टैक्स रिजीम में हम क्या करने वाले हैं? क्या इसका सेट ऑफ अलाउड है? सेट ऑफ विद इन सेम है, विद इन सेम है, सेट ऑफ अलाउड है? जवाब है यस, अलाउड है। अच्छा, कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। सेट ऑफ इंटर हेड, मतलब दूसरे हेड से सेट ऑफ अलाउड है? जवाब है नो। कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। ओल्ड टैक्स रिजीम में भी
ये जो इंटर हेड सेट ऑफ है वो 2 लाख तक रिस्ट्रिक्टेड था। इन्होंने न्यू टैक्स रेजिम में उसको हटा दिया कि भाई सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो आपके पास लॉस यहां ये वाले लॉस जो बचे रह गए, क्या वो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर होंगे? यही है बड़ा सवाल। ये कैरी फॉरवर्ड होंगे कि नहीं, है ना? मैं अपना ओपिनियन दे दूं? नहीं। लॉ में क्या लिखा है वो समझाता हूं। गड़बड़ी कहां है, कहां प्रॉब्लम हो रही है वो समझिएगा। देखिए, लॉ में जो है, अगर हम देखें न्यू टैक्स, आप ये ना सोचो कि मैं फाइनेंस एक्ट 24 बोल रहा हूं या 23 बोल रहा हूं, जरूरत नहीं है। जो मैटर डिस्कशन वाला है वो तो फाइनेंस एक्ट 20 में आया, और वो मैटर एज इट इज आज भी है। अगर फाइनेंस एक्ट 24 ने अमेंडमेंट कुछ किया है तो वो स्लैब में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कुछ चीजें स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज कर दिया है। तो अभी हमारा जो डिस्कशन है वो किसी एक्ट, फाइनेंस एक्ट से के वजह से बदल नहीं जाएगा। तो वो किसी अटेम्प्ट के लिए पर्टिकुलर नहीं है, वो तो सभी अटेम्प्ट के लिए है। असल में क्या है, सेक्शन 115 बी ए सी के सबसेक्शन 2 में लिखा है कि आप जो टैक्स कैलकुलेट करोगे न्यू टैक्स रिजीम में, वो इन सब के बगैर करोगे। ठीक है, वो इन सब के बगैर करोगे। ये हम जानते हैं कि बहुत सारे एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलते। ध्यान रखिएगा, सबसेक्शन 2 का जो क्लॉज 2 है, क्लॉज 2, वहां उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने 2 सब क्लॉज लिखे हैं, ए और बी। ए में लिखा है कि अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड है और डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड है अर्लियर ईयर का, और वो लॉस और डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल है ऊपर वाले डिडक्शन के कारण, मतलब ऊपर कोई डिडक्शन के वजह से अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आ गया था, ऊपर के डिडक्शन के वजह से अर्लियर ईयर में लॉस आ गया था, वो लॉस हम आपको सेट ऑफ नहीं करने देंगे करंट ईयर में, और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने देंगे। वो लॉस, इस साल आप न्यू टैक्स रिजीम में आ गए तो अर्लियर ईयर में जो आपका कोई लॉस, वो कौन सा लॉस? ऐसा लॉस जो ऊपर के डिडक्शन के वजह से आ रहा था, ऐसा कोई अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो ऊपर के डिडक्शन के वजह से आ रहा था, उस लॉस, उस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम करंट ईयर तो सेट ऑफ नहीं ही करने देंगे, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने देंगे। ये कहता है सब क्लॉज ए। सब क्लॉज बी कहता है कि आप जो टैक्स निकालोगे न्यू टैक्स रिजीम में, वो होगा विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम। दूसरे हेड से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को बिना सेट ऑफ किए निकालोगे। तो इसका मतलब यहां तक हमारा सारा इंटरप्रिटेशन ठीक हो गया कि करंट ईयर का लॉस आ सकता है, विद इन हेड सेट ऑफ हो सकता है, इंटर हेड नहीं हो सकता। कैरी फॉरवर्ड की बात अभी नहीं मालूम, अभी कंफ्यूजन जारी है। अच्छा, चलिए जी, कंफ्यूजन जारी है तो एक बार और आगे बढ़ते हैं। समस्या क्या आ गई अब सब सेक्शन 3 जो है वो विनाश का कारण है। हमारे विनाश का कारण सबसेक्शन 3 है। वो परेशान, वो ठीक से नहीं लिख पाया लॉ मेकर ने, पता नहीं क्या गड़बड़ किया, ठीक से नहीं लिखा। सबसेक्शन 3 कहता है जो लॉस और एंड डेप्रिसिएशन हमने रेफर किया है सबसेक्शन 2 क्लॉज, सबसेक्शन 2 के क्लॉज 2 में। अब क्लॉज 2 में तो ए और बी दोनों है। ये किसको कह रहा है? ये ए को कह रहा है कि बी को कह रहा है? सर वैसे कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि जो हमने यहां पर बात कही है, जो हमने यहां पर बात कही है, वो लैप्स हो जाएगा, फ्यूचर में भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको ये बोला ना, यहां पर क्या लिखा है कि आप उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। सब क्लॉज ए में लिखा है कि आप उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। सबसेक्शन 3 में लिखा है कि जो ऊपर बताया गया है वो अब आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। तो सबसेक्शन 3 कहता है कि आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा वो लॉस, वो डेप्रिसिएशन जो ऊपर के क्लॉज नंबर 2 में लिखा है, बट क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए में या सब क्लॉज बी में या दोनों में,
तो लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर लॉ का लेंगे तो सीए इंस्टीट्यूट बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। उन्होंने लिटरल इंटरप्रेट किया कि भाई लॉ में लिखा है सबसेक्शन 2 क्लॉज 2 में दो दो सब क्लॉज है, तो दोनों की बात हो रही होगी। अच्छा, तो सर आपको क्या लग रहा है, एक ही की बात हो रही है? मुझे लग रहा है एक ही की बात हो रही है। भाई मैं तो अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र हूं, क्योंकि लॉ का इंटरप्रिटेशन जो है वो विचार तो देना है, अपना अपने विचार है, तो मैं स्वतंत्र हूं अपने विचार को देने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये ए क्लॉज की बात कर रहा है, बी क्लॉज की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि जो लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऊपर के डिडक्शन के कारण अर्लियर ईयर के थे, वो यहां पर लिखा गया है कि हम सेट ऑफ नहीं करने देंगे, और अब लिखा गया है कि वो लैप्स हो गया, उसे आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने मिलेगा। लेकिन ये सब क्लॉज बी की बात नहीं कर रहा मेरे मुताबिक। इंस्टीट्यूट ने कह दिया है कि नहीं सर, ये सब क्लॉज बी की भी बात कर रहा है, और इंस्टीट्यूट के मुताबिक आप इसे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। यानी इंस्टीट्यूट के मुताबिक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो लेट आउट प्रॉपर्टी वाला है वो विद इन हेड सेट ऑफ होगा, बस। सेट ऑफ दूसरे हेड से सेट ऑफ भी नहीं होगा और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा मेरे मुताबिक। या आपने और कहीं पढ़ा होगा तो उनके मुताबिक जो भी हुआ होगा आपको पता होगा कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस न्यू टैक्स रिजीम में लेट आउट वाले प्रॉपर्टी का सेट ऑफ विद इन हेड हो सकता है, इंटर हेड नहीं सेट ऑफ हो सकता है, और कैरी फॉरवर्ड तो हो ही सकता है। भाई साहब कैसी बात कर दी, कैरी फॉरवर्ड क्यों मना करोगे आप? कैरी फॉरवर्ड मना करने का कोई सेंस ही नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस नहीं है, ये लेट आउट का लॉस है। आप तो हद ही कर रहे हो। न्यू टैक्स रिजीम में हम अपने खून को बहाकर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दोगे ना न्यू टैक्स रिजीम में। जरा लॉजिक सोचो, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? जो आप पहले दिया करते थे सेट ऑफ में कोई लॉस थोड़ी होता था, बट ब्याज को आप लॉस बना देते थे और हमें बेनिफिट देते थे, चलो वो छीन लिया आप न्यू टैक्स रिजीम। मेरा अपना ब्याज उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दोगे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन मुझसे डिनाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आप फालतू का एडिशनली देते थे। ये सारे ऊपर जितने भी आपको डिडक्शंस दिख रहे हैं, ये सब एडिशनली बेनिफिट का है, आपने उसे छीन लिया, मैं समझता हूं। लेकिन मेरा जेन्युइन लॉस है, फिर पीजीबीपी लॉस भी कैरी फॉरवर्ड मत होने दो। ये क्या तरीका है? जो जेन्युइन लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी मैंने लेट आउट किया है, मुझे किराया आता है, जो ब्याज मैंने हाउसिंग लोन का दिया है वो एक्स्ट्रा ब्याज होने की वजह से लॉस आ गया, आप दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं करने दोगे, मैं समझ गया। कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं करने दोगे आप? सेम हेड से अगले साल तो कैरी फॉरवर्ड करने दो। लेकिन खैर लॉजिक से तो नहीं चलता। इंटरप्रिटेशन में तो सर ये इंस्टीट्यूट सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि यहां लिखा है लॉस एंड डेप्रिसिएशन। लॉस एंड डेप्रिसिएशन ए में है, बी में सिर्फ लॉस है। ए में लॉस एंड डेप्रिसिएशन है, बी में सिर्फ लॉस है, इस वजह से इंटरप्रेट नहीं किया जाता, मैं जानता हूं। अब मैंने सोचा कि एक और काम, जिस व्यक्ति ने इसे लिखा लॉ मेकर, जरा उनसे विचार विमर्श किया जाए। उनसे विचार विमर्श करके क्या हासिल हुआ? 2020 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च किया गया था। उस समय ऑप्शनल लॉन्च था, अब मैंडेटरी हो गया। अब दूसरी चीज ऑप्शनल हो गई। जब आया था ना 2020 में, तो न्यू टैक्स रिजीम जो था वो ऑप्शनल था, आपको ऑप्ट करना पड़ता था, डिफॉल्ट नहीं था। बाद में वो डिफॉल्ट हो गया। लेकिन सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 वहां भी वैसे लिखा है, अभी भी ऐसे लिखा है, उसमें कोई चेंज। अब देखते हैं कि ये क्या है, बताऊं? ये है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल। यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्रपोजल रखा था उसके पीछे उन्होंने जो तर्क वितर्क किए वो है यहां लिखा हुआ। अब उस तर्क वितर्क पर आते हैं। कहां मिलेगा, जरा मैं ढूंढ लेता हूं। न्यू टैक्स मिल गया, शायद मिल गया। ये देखिए, वो लाए हैं इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में उन्होंने क्या लिखा है, ये दिख रहा है आपको? ये वही है कि ये सब खर्चे हम नहीं क्लेम करने देंगे। इसको कहां से आप मैच कराएंगे? यहां से सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 से मैच कराएंगे। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो यानी ये सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 से मैच हो गया, ये क्लॉज 2 से मैच हो रहा है। क्लॉज 2 ये ए है और ये बी है।
ये ए है और ये बी है, ठीक। यहां लिखा है विदाउट। अच्छा, अब सबसेक्शन 3 ये रहा। अगर आप मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल पढ़ेंगे तो वहां तो और आफत हो जाएगा। उन्होंने लिखा है लॉस एंड डेप्रिसिएशन रेफर टू इन इन क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज बी। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो उल्टा ही कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहां कनेक्ट हो रहा है, ये यहां कनेक्ट हो रहा है। ओहो, ये तो सब लाल हो गए। चलिए मैं बताता हूं। ये कह रहे हैं कि ये यहां कनेक्ट कर रहे हैं। क्या और उल्टा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया? दरअसल में मैं इसे मिसप्रिंट मानता हूं। उनका ये कहना, देखिए .2 तो ये कह ही नहीं सकते। मतलब ये तो वो कह ही नहीं सकते कि ये वाला जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड हम नहीं होने देंगे और इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड होने देंगे, इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड होने देंगे। भाई साहब, यही तो मेन असली आफत है, इसको कैरी फॉरवर्ड से रोका जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि लॉ मेकर जब मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल में इसको लिख रहे थे तो ये तो पक्का हो गया कि ये क्लॉज किसी एक को पकड़ना चाह रहे थे, ए और बी दोनों को नहीं पकड़ना चाह रहे, एक को पकड़ना चाह रहे थे। ये तो साफ हो गया। वो एक गलती से टू आ गया। तो अगर इनसे समझेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं पॉसिबल है और दूसरा पॉसिबल है। यानी मेमोरेंडम को अगर मैं लेकर चलूं तब इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? तब इंटरप्रिटेशन निकलता है कि ये वाला कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं पॉसिबल, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। इस तरह का इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो क्लॉज ए यहां आपको मैं दिखा रहा हूं, ये क्लॉज ए उन्हीं खर्चों के लिए है जो सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में डिनाई कर दी। उससे रिलेटेड लॉस तो सरकार लैप्स ही करेगी। तो इसका मतलब मैं सिर्फ सबूत नहीं जानता हूं बस कि होना क्या चाहिए। अब सर इन सबको छोड़ो, निष्कर्ष बताओ क्या है? भाई निष्कर्ष बता तो दिया। आपको मैं लेकर चलता हूं, ये भी तय बताया था ना आरटीपी में, आरटीपी में लेकर चलता हूं। आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8। जब हमारा अभी डिस्कशन होगा मैं क्वेश्चन नंबर 8 को पूरा कंप्लीट करूंगा। अभी तो आंसर तो है ही आपके पास, मैं जस्ट यहां पर रफ में कैलकुलेट करके दे दूंगा। क्या क्या है जरा समझिए। एक इंडिविजुअल है, होना क्या चाहिए इसी के साथ बताऊंगा। एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अच्छा, सैलरी कंप्यूटेड है, ओके। लॉन्ग टर्म का लॉस आ रहा है 112 ए वाला। तो लॉन्ग टर्म का लॉस है तो लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म नीचे मुझे कहीं दिखा नहीं, यहीं तक है सारी कहानी। तो लॉन्ग टर्म कहीं है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका ट्रीटमेंट हो गया कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट वाली प्रॉपर्टी है, वहां से प्रॉफिट आ रहा है। लेट आउट वाली प्रॉपर्टी है दिल्ली में, वहां से लॉस आ रहा है। तो क्या ये यहां सेट ऑफ हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा सेट ऑफ, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आपके पास है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले प्रॉपर्टी का ब्याज। और क्वेश्चन कहता है लास्ट में कि हमको ऑप्ट करना है, लास्ट में कहता है कि हम ऑप्ट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए जीरो हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो नहीं मिलेगा। इसके बाद ये आप आईएफओएस में दिखाओगे। आईएफओएस में कितना दिखाओगे? 50,000 रुपए दिखाओगे आईएफओएस, लॉटरी इनकम। उसके बाद प्रॉफिट आ रहा है आपके पास, नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन दोनों को डेबिट करने के बाद आ रहा है। तो क्या गलत हो गया न्यू टैक्स रिजीम में? एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसे आप एड बैक कर दीजिए और पीजीबीपी आपकी ये कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जो भी आएगी पीजीबीपी। इसके बाद लिखा है कि पुराने ईयर के लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। पुराने ईयर के लॉस हैं तो इस ईयर कैरी फॉरवर्ड होके विद इन हेड सेट ऑफ होंगे। तो क्या ये यहां सेट ऑफ हो सकते हैं? बिल्कुल आराम से हो सकते हैं। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का अनएब्सॉर्ब है, क्या वो भी यहां सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद है लॉस, ओएमआरएच का लॉस है पिछले साल का, लास्ट ईयर का है ओएमआरएच का लॉस। ओएमआरएच का लॉस करंट ईयर के ओएमआरएच में सेट ऑफ होता, बट ओएमआरएच है नहीं हमारे पास, तो इसको फर्दर आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अगर पिछले साल का ही है तो 3 साल, 1 साल हो गया, 3 साल और कैरी फॉरवर्ड होगा। अब वो दिल्ली वाले लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस है पिछले साल का,
और लास्ट ईयर मयंक बाबू ने रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल की थी और न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया था। तो इसका मतलब ये वही बात हो गई जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। डिस्कशन यही है कि क्या ये 2,10,000 यहां से सेट ऑफ, में कलर चेंज कर देता हूं, क्या ये 2,10,000 यहां से सेट ऑफ होगा या नहीं होगा? मेरे मुताबिक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ले, लॉजिकल लेंगे तो होगा, लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर लॉ का लेंगे तो नहीं होगा। और इंस्टीट्यूट ने लिटरल इंटरप्रिटेशन लिया है जब तक कि लॉ में कोई और क्लैरिटी फर्दर ना आ जाए। अब देखिए 3-4 साल तो हो गए इस प्रोविजन को आए हुए, किसी ने मुद्दा ही नहीं उठाया, तो क्लैरिटी क्या है? लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कुछ चेंज आ जाए। अब अगले साल तो डीटीसी ही आ जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी सारी चीजें। तो फिलहाल आपके अटेम्प्ट जो आ, होगा उसमें आप क्या इंटरप्रेट करेंगे? आप लॉजिकली इसको सेट ऑफ कर सकते हैं लिख के, लॉजिकल व्यू, और लिख सकते हैं आपकी लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड इंटरप्रिटेशन टेकन बाय सीए इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। आप इसे सेट ऑफ नहीं कर रहे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, और ये लैप्स हो जा रहा है। मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर को आपने अपनी नॉलेज दिखाई कि मुझे खुद का भी पता है और इंस्टीट्यूट का भी पता है, मैं कोई गलत आंसर नहीं कर रहा। ये विवाद से भरा हुआ डिस्कशन है, इसलिए ये इसका उत्तर। अगर आप ये चाहें कि मैं डायरेक्ट वाला आंसर, डायरेक्ट वाला इंस्टीट्यूट के व्यू को करूं, तो आप इंस्टीट्यूट वाले व्यू को ही मेन आंसर में रखिए। लेकिन इसको भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम पेपर चेक नहीं कर रहे। तो एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाले हैं, अगर इंस्टीट्यूट से सजेस्टेड आंसर गया और उसमें कुछ और है तो अब क्या करेंगे आप? इसलिए आप ये भी लिखिए कि मैंने ये जो व्यू लिया है ना सेट ऑफ करने का, कैरी फॉरवर्ड करने का, ये व्यू एज पर सीए इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल है। ये आरटीपी नहीं, स्टडी मटेरियल में भी ये लिख दिया उन्होंने, सीए इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल है, ये व्यू है, ठीक है। हाउएवर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम लॉ का लें तो ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल है। आपको मैं बताऊं, जब ये न्यू टैक्स रिजीम आया तो बहुत सारे ऑथर ने जो डिस्कशन करते हैं, जो कमेंट्रीज डालते हैं 115 BAC का, उन सभी कमेंट्रीज में इसको अलाउड किया गया है कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि लॉजिकल इंटरप्रिटेशन वहां लेने की बात होती है, हमने अलाउड किया हुआ है। इंस्टीट्यूट में जो है वो भी बता दिया, अब मैं ज्यादा इसमें डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। तो बेटा इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे कोई कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दोगे क्योंकि वो सिर्फ आपसे सेट ऑफ का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब जीटीआई पूछ रहे हैं, तो ये तो जीटीआई आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी क्लैरिटी आ गई होगी। देखो क्लैरिटी तो आई, कंफ्यूजन था, बट कंफ्यूज्ड आपको अंत में मैं नहीं छोड़ रहा। मैं दोनों बातें साफ साफ बता रहा हूं कि मैंने कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, और सीए इंस्टीट्यूट ने जो लिखा है वो भी बताया। उम्मीद करता हूं कुछ तो काम आया होगा।